जी हां, भारत पूछ रहा था और पूछ रहा है कि जब जल थल नभ, जी हां, भारत की वायुसेना, थल सेना और जल सेना यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ आ सकते हैं भारत की जनता के लिए, तो ये भारत के राजनेता अभी भी नहीं, भारत की सेना के तीनों प्रमुखों ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया, तीनों प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया और जानकारी दी कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तक, ऑक्सीजन बनाने वाले पोर्टेबल प्लांटों तक विदेशों से घंटों में ले आए हैं। क्योंकि अगर सब साथ आ जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो नामुमकिन हो। लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री पर उंगली उठानी है, राज्य सरकारों पर एक दूसरे पर उंगली उठानी है, एक साथ काम नहीं करना। जिस भारत की जनता ने उन्हें उस कुर्सी पर बिठाया है, हमारे राज्य सरकारों और उनके मुख्यमंत्रियों को, उनको उनके लिए काम नहीं करना। देशवासियों, ऐसा लगने लगा था पिछले 24 या फिर मैं कहूं 48-72 घंटे में कि क्या पता फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये नंबर अब कम होने लगा है, कोविड का नंबर ढलान पे है। लेकिन एक बार फिर, और मैं नंबर बता रहा हूं, पिछले 24 घंटों में फिर 4 लाख से ज्यादा, और अगर मैं स्पेसिफिक नंबर आपको बताऊं तो 4,12,000 नए कोरोना के मरीज आए हैं। और ये नंबर है भारत के स्वास्थ्य विभाग का। तो ये बात साफ है कि अभी भी कोविड की जो मार है वो है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब भारत की सेना हमारी जनता के लिए जल थल नभ, प्रधानमंत्री ने लिखा, क्योंकि जब त्राहिमाम होता ना, जब कोई कुछ नहीं कर पाता, तब कहते हैं भाई सेना को बुला लो, आर्मी को बुला लो, बचा ले। आर्मी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि थल सेना, आर्मी का मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, भाई जिसको जहां लगाना है लगा दो, वही बचा सकते हैं और वही हो रहा है। लेकिन क्या इसका यह मतलब कि ये जो राज्य सरकारें हैं जिन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े, किसी एक प्रदेश की नहीं, वो अपनी जनता से अपना वादा पूरा नहीं करेंगे? वो जनता को सिर्फ ये बोलेंगे कि दूसरे प्रदेश के वहां मिलती है ऑक्सीजन, उसके वहां पे वेंटिलेटर है, उसके वहां पर आईसीयू है, तो मैं नहीं ला सकता, मैं तो आपका मुख्यमंत्री हूं, उस बॉर्डर पर मेरा कुछ नहीं। आज से पहले देशवासियों, आप मुझे बताइए, क्या आपको कभी महसूस हुआ कि आप दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं या आप तमिलनाडु में रहते हैं? नहीं, आप भारत में रहते हैं। हर भारतीय को, हर एक भारतीय राज्य में उतनी ही सहूलतें मिलती हैं, उतना ही हक है उसका हर चीज पर। तो फिर आपदा पड़ते ही हमारे राजनेता एक दूसरे पर उंगली उठाने लगते हैं कि यहां तक मेरा बॉर्डर है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे को तो ऑक्सीजन 5 प्रदेशों दूर से लानी पड़ेगी। अरे, आज तक कभी सोचा था क्या कि कहां हो और कहां नहीं? जब आपदा होती है तो आपदा में सबको साथ आना होता है। यह आपदा में उंगली उठाकर काम नहीं चलेगा। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि तीसरी लहर पर क्या सभी राज्य और उनकी राज्य सरकारें एकजुट होगी? क्या यह भारत की जनता जानना चाहती है। पूछता है भारत दूसरी लहर की गलतियों से। बहुत महत्वपूर्ण है, क्या इस दूसरी लहर की गलतियों से हमारे, आपके और हमारे राजनेताओं ने सीख ली है? क्या कुछ सीखा है क्या? क्योंकि अभी भी, आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लोग भुगत रहे हैं। इसीलिए पूछता है भारत, यह अधूरी तैयारियों की वजह से, क्या यह सच बात नहीं कि राज्य सरकारों और सबकी अधूरी तैयारियों की वजह से सेना को बुलाना पड़ा है और सेना आखिरकार हर वो काम कर रही है जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को करने चाहिए थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन हर एक राज्य की सरकारों को साथ में मिलकर करने चाहिए थे। और अगर केंद्र सरकार की भी कुछ कमियां रही है तो वो भी। और इसलिए आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछता है भारत में कि तीसरी लहर से निपटने में क्या अब भारतीय सेना ही सबसे बड़ा राहत का काम है? पूछता है भारत। कैसे होगी?
एक महीने से कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बेदम कर रखा है। कोरोना ने ऐसा कड़ा प्रहार किया कि हम उससे उबर नहीं पा रहे। सांसों की लड़ाई सड़क से लेकर अस्पतालों तक जारी है। बेड से लेकर ऑक्सीजन, सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। कोरोना से दूसरी जंग जारी है। ऐसे में तीसरी लहर की मुनादी ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। Given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. तीसरी लहर कितना नुकसान पहुंचाएगी, कब आएगी, इसकी जानकारी किसी को नहीं। ऐसे में जरूरी है कि हम इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी अभी से शुरू कर दें। जो गलतियां हमने दूसरे लहर के दौरान की हैं, उनसे जरूर सीखेंगे। कोरोना से लड़ाई जारी है। पूरा सिस्टम और सरकारें जुटी हैं। हमारी तीनों सेनाएं जल, थल और नभ में अपना पराक्रम दिखा रही हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तीनों सेनाएं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेनाओं के प्रयास को सराह रहे हैं। लेकिन जैसी राजनीतिक एकजुटता हमने पिछले वर्ष पहली लहर के दौरान दिखाई, वो इस लड़ाई में नदारद है, जिसका नतीजा सामने है। पर सवाल यही है कि क्या दूसरी लहर की लापरवाहियों से सबक लेकर तीसरी लहर के लिए देश के तमाम राजनीतिक दल अपना सियासी स्वार्थ छोड़कर कोरोना के खिलाफ एकजुट होंगे? पूछता है भारत। और बिल्कुल मेरे साथ पूरा पैनल पूछता है भारत में, लेकिन उससे पहले मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय, और मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, ये महत्वपूर्ण है सबके लिए। स्पुतनिक ने ऐलान कर दिया है तीसरी लहर से पहले, जी हां, महत्वपूर्ण है, स्पुतनिक ने यह ऐलान कर दिया है, स्पुतनिक वैक्सीन ने, कि उसने तीसरी लहर से पहले एक सिंगल शॉट, और वो कहते हैं कि हम एक नया मेंबर स्पुतनिक फैमिली में ला रहे हैं, एक सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट इसका नाम रखा गया है, स्पुतनिक लाइट। देशवासियों, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, स्पुतनिक को भारत में परमिशन मिल चुकी है, और ये सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट है। स्पुतनिक बताता है कि ये रेवोल्यूशनरी वन शॉट कोविड-19 वैक्सीन है, 80% एफिशिएंसी है, कुछ छुपा नहीं रही है। स्पुतनिक कह रहा है 80% है, हायर देन मेनी 2 शॉट वैक्सीन। वो कह रहा है कई 2 शॉट वाली वैक्सीन से ज्यादा इसकी एफिशिएंसी है, 80%। स्पुतनिक लाइट इसका नाम रखा है। स्पुतनिक लाइट विल डबल वैक्सीनेशन रेट्स एंड हेल्प टू हैंडल एपिडेमिक पीक। तो स्पुतनिक कह रहा है कि क्योंकि सिंगल शॉट है, आपको 2 बार नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर से बाहर वैक्सीन लेने के लिए 2 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तीसरी लहर से पहले क्या ये जो सिंगल शॉट वैक्सीन और जो बाकी वैक्सीन आ रही है, क्या यही अब बेड़ा पार लगाएंगी? क्योंकि लोगों में हताशा जाग जाती है। हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो ब्रेकिंग न्यूज है कि स्पुतनिक लाइट आ गई है, सिंगल शॉट वैक्सीन, मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है, लोग जानना चाहते हैं कि ये वैक्सीन क्या है, कहां से है। और अब मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं सीधा। मेरे साथ बीजेपी के नेता है प्रेम शुक्ला, मेरे साथ संजय गुप्ता भी है, विवेक श्रीवास्तव जी है, मेरे साथ चारू प्रज्ञा जी है, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी है, मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। जीडी बख्शी जी, प्रफुल्ल बख्शी जी, प्रेम शुक्ला जी, चारू प्रज्ञा जी, आपसे पहले मैं आज विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और जीडी बख्शी साहब के पास जा रहा हूं, क्योंकि जीडी बख्शी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है, जल थल नभ, जहां जो हो सकता है हमारी सेना कर रही है। और सेना का मतलब सिर्फ थल सेना नहीं, हमारे तीनों विंग्स, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, दे आर डूइंग व्हाट दे कैन। सबसे ज्यादा जब सबने फेल कर दिया, सब लोग एक दूसरे पर उंगली उठाने लगे, जीडी बख्शी साहब, तो सिर्फ हमारे फौजियों नहीं, हमारे फौजी भाइयों बहनों नहीं, भारत की जनता की मदद के लिए सामने आए। देखिए साहब, जब भी भारत पे किसी भी किस्म की आपदा आई है, चाहे वो चीन या पाकिस्तान से थोपा युद्ध, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा में जो टेररिस्ट, चाहे पंजाब, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे इंसर्जेंट्स नॉर्थ ईस्ट में, जब भी विपदा आई है, जब भी कोई कैलामिटी हुई है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हमेशा हमारे आर्म फोर्सेस,
और हर बार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, बगैर कोई बातचीत किए, बगैर झगड़े तू मैं में पड़े, वो केवल काम करते हैं, वो केवल और केवल ला रहे हैं काम करते, लेकिन बिना मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उनकी मिसाल आज सीखनी चाहिए बाकी देश को भी, किस तरह एकजुट होकर जो है इस आपदा का सामना किया जाए, किस तरह लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को क्रैक किया जाए, किस तरह ऑक्सीजन के नए टैंकर जो हैं वो कोई 109 से ज्यादा तो वो ले आए हैं सिंगापुर, सऊदी अरेबिया वगैरह से फ्लाई इन करके नेवल जहाजों पे, ताकि आप टर्न अराउंड टाइम को विवेक जी, यू नीड टू वेट फॉर योर चांस। विवेक जी देखिए, विवेक जी, मेजर जनरल साहब मेजर जनरल साहब इनको बोलिए, विवेक जी आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, आप बीच में बोलेंगे तो मेरे को दिक्कत होगी। ये मतलब विवेक जी बिल्कुल आपको बीच में बोलने से नहीं होगा, ये आप समझना पड़ेगा। जो दिक्कत आप झेल रहे हैं वही दिक्कत मैं झेल रहा हूँ, वही दिक्कत जीडी बख्शी साहब झेल रहे हैं। विवेक जी प्लीज वेट, इंतजार कीजिए अपनी बारी का, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके पास ही आऊंगा। पिछले दिनों में मेरे दो, आपको समझ आ रहा है विवेक जी, मेरे दो साथी कोरोना को शहीद हो चुके प्लीज हैं, वेट, हम लोग सब्र कीजिए, उतनी विपदा झेल रहे हैं जितने बाकी, लेकिन फौज का फर्क ये है कि बगैर चह किए समझ में नहीं अनुशासित तरीके में फौज अपने आदेशों का पालन कर रही है। ये नहीं कहा जा सकता, ये विवेक शिपिंग जैसे ये जो डिसरप्टर्स है, हर चीज में डिसरप्शन, हर चीज में तू में काम और बकवास और बातें ज्यादा, इसकी जीती जागती मिसाल आज आप हमारी चैनल पे देख रहे हैं, किस तरह पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आपदा विपदा के समय में मदद करने के बजाय टांगे अड़ा रही है। प्लीज अब तो थोड़ा सीख लीजिए। देखिए साहब, तीसरी लहर भी आ सकती है, बहुत जरूरी है कि हम प्रिपेयर्ड हो, हमारी जो हॉस्पिटल कैपेसिटीज है जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। हमारी बेस हॉस्पिटल की कैपेसिटी दिल्ली में 900 के ऊपर बेड पे ले आ दी जा चुकी है, और भी हम कैपेसिटीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और शहरों में कोविड अस्पताल एस्टैब्लिश कर रहे हैं बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DRDO आपके जो ऑक्सीजन प्लांट्स है वो दिल्ली में और देश की बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनमें बना रहा है, ताकि ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम क्रैक हो जाए, आपको हॉस्पिटल में ही वो जो है ऑक्सीजन वहां मिलनी शुरू हो, और उनको देश के ईस्ट से वेस्ट में ना लाना पड़े, उनको ट्रांसपोर्टेशन में कीमती टाइम वेस्ट ना हो, ताकि जो है लोग उससे नुकसान उठाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वैक्सीनेशन, और अब जो स्पुतनिक वैक्सीनेशन 2 डोज के बजाय 1 डोज में ही काम तमाम कर देगा इस विपदा का। हमको इसको भारी मात्रा में बनाना चाहिए। भारत से ज्यादा बड़ा फार्मा की पावर शायद इस दुनिया में दूसरी नहीं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, हम लग जाए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं जी। कोई सवाल नहीं कि साहब हम इसको ओवरकम, हम होंगे कामयाब। आप जो है फोर्सेस विशाल सर, जैसे जीडी बख्शी साहब बोल रहे हैं, मैं इसको आगे ले जाता हूँ। देखिए ऐसा है, ये सारी की सारी जो सियासती पार्टी हैं, ये इनकी पुरानी हैबिट है, जहां पे आग लगी वहां पे तेल झोंकने का काम करते हैं। इनको जरा थोड़ी समझ से काम लेना चाहिए कि इस समय भारत में नेशनल मेडिकल अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट जरूरी है। सारी मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट्स एक बॉडी के अंदर आएंगी और वो एक बॉडी को रिपोर्ट करेंगी। सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी इस समय है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो लॉजिस्टिक्स की, वो है आर्म फोर्सेस में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर्म फोर्सेस ने सिखाई है, पर मारे डर के हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आर्म फोर्सेस को आगे नहीं आने देना चाहती। इस समय नेशनल मेडिकल अथॉरिटी के हाथ ये चीज आनी चाहिए, और सारी की सारी रेलवे मेडिकल, सिविल मेडिकल, आर्मी मेडिकल, सब के सब मिलकर इसको जूझें। जैसे कि स्पुतनिक की बात हो रही है, जनरल जीडी बख्शी ने बोला, पता लगाइए कि क्यों नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है, और हमारा जो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट है,
अगर हम उसको बाहर भेज सकते हैं, सामान बाहर से अंदर ला सकते हैं, विद इन द कंट्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इतना वितरण किया हुआ है, इतनी ज्यादा पोस्ट बनाई हुई है कि सब अथॉरिटी अपना काम करती हैं, कोऑपरेशन नहीं करती, कोऑर्डिनेशन नहीं करती। ये प्रॉब्लम है हमारे को, और इसको एनएमए, नेशनल मेडिकल अथॉरिटी ही सुलझा सकती है। अगर आपका कॉमनवेल्थ गेम फेल होती है तो आर्मी बुलाते हो, बाढ़ आती है आर्मी बुलाते हो, चीफ मिनिस्टर फेल हो जाता है आर्मी बुलाते हो। अरे कहां नहीं आर्मी को बुलाते? नॉर्थ ईस्ट में फेलियर आर्मी, कश्मीर में फेलियर आर्मी। मतलब कि अगर आर्मी की बात है तो शुरू से ही आर्मी का हुकूमत होनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कहता कि फौज की हुकूमत होनी चाहिए, मैं ये कहता हूं फौज से सीखिए। फौज आपको सिखाने के लिए है इस समय, ये दरार डालने के लिए नहीं, देश को इंटीग्रेट करने के लिए है फौज। सबसे फाइनेस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन बाय फौज है, और इस समय एनएमए से हमें फायदा उठाना चाहिए। और इस समय जो स्पुतनिक की बात जनरल जीडी ने बोली है उसको अमल करना चाहिए, और सबसे पहले हमारे को सारी के सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर ये बात समझानी चाहिए कि भैया पॉलिटिक्स हो गई, अब खेल खत्म हो गया पॉलिटिक्स का, अब अपने लोगों की जान बचाइए और देश को आगे ले जाइए। संजय गुप्ता, चारू प्रज्ञा, प्रेम शुक्ला जी, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं एक एक करके आ रहा हूं। पहले मैं जा रहा हूं प्रेम शुक्ला और संजय गुप्ता जी के पास। मेरा ये सवाल है, ये बात समझिए, हम सात समुंदर पार से सामान ला सकते हैं, हम सात समुंदर पार को सामान भेज सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, लेकिन दिल्ली से छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन आने के चक्कर में 12 लोग मर जाते हैं। यूपी से तमिलनाडु में दिक्कत हो रही है, हरियाणा से अगर कोई चीज यूपी जानी है तो वाया दिल्ली जानी है तो दिक्कत है। हमारे राज्यों के बीच में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में दिक्कत हो रही है। ये हो क्या रहा है? मैं बार बार यही बात करता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप लोग समझें, नहीं तो मैं जैसे कह रहा हूं ना, ये जनता है, सब देख रही है। प्रेम शुक्ला जी, इसको आज की तारीख में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी निश्चित। देखिए, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। इस भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो संघ और राज्यों के बीच सहकारिता, सहयोग और दूसरे के लिए जो है समन्वय, इनके आधार पर है। सहयोग, समन्वय, और जब मानवता पर इतना बड़ा संकट है तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बजाय हम जहां कमजोर पड़ रहे हैं वो एक दूसरे को मजबूत कैसे कर सकते हैं। एक राज्य अगर कहीं कमजोर पड़ रहा है तो पड़ोसी राज्य ने उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसके संसाधनों में सुविधा देनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि आप किसी राज्य में जो है वो संसाधन दूसरे राज्यों का रोक ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में सेना जिस तरह से समन्वय कर रही है, सेना ने बिना राजनीतिक बयान दिए, बिना किसी का शोषा किए, बिना किसी तरह का फुटेज लिए, जिस तरह से पूरे देश की अप्रतिम सेवा की है, ये रण के मैदान में तो शौर्य प्रदर्शित करते ही है, लेकिन जब भी मानवता की सेवा का अवसर आता है, भारत की सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना में, वो चाहे आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, वो किसी प्रकार का राजनीतिक कहीं व्यवस्था बिगड़ जाए और कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसी समस्या हो, उसका समाधान हो, हर तरह का सेवा का कहीं भी अवसर हो, कहीं बाढ़ आ जाए, सब अवसरों पर भारत की सेना। और इसी तरह इस कोविड की महामारी से युद्ध में भारत की मानवता को जिताने के लिए जिस तरह का पौरुष भारत की सेना दिखा रही है, उसी तरह का समन्वय, पौरुष और एक दूसरे के सहयोग से इस कोरोना की लड़ाई को हमको निर्णायक युद्ध में विजयी होना है। ये मानवता का युद्ध है, मानवता के विरुद्ध एक महामारी है। इसको राजनीतिक बोल रहे और सामाजिक सत्याग्रह के आधार पर संजय गुप्ता जी, मैं आपको अगर बात कर ये अगर आपके यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास है संजय गुप्ता जी, मैं आज नाम लेके बोल रहा हूं। संजय गुप्ता जी, एक सेकेंड, और मैं जरा चाहता हूं जरा चारू प्रज्ञा भी जरा मतलब ऑनर आ जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन, फोन पे, सोशल नेटवर्क पे भी इतनी मदद करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं संजय गुप्ता जी, जब आप ही की पार्टी के श्रीनिवास हैं, वो मैं कह रहा हूं सराहनीय से भी अगर कुछ ऊपर है तो वो काम कर रहे हैं, और वो अकेले नहीं है, बहुत ऐसे चारू प्रज्ञा हैं आज हमारे शो में, कई और ऐसे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता हैं। तो जब आप लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे
चारू प्रज्ञा और संजय गुप्ता जी एक साथ आके काम कर सकते हैं। किसी को ऑक्सीजन दिलाना है तो मैं देखता हूं कांग्रेस का हो, एसपी का हो, बीजेपी का हो, सारे लोग जुड़ जाते हैं कि किसी की जान बच जाए। अरे जब वहां पे कर सकते हो तो राज्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती? संजय गुप्ता जी पहले आपसे, फिर चारू प्रज्ञा। देखिए मैं आपको जी ऐश्वर्या जी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि मैं अभी जब सुन रहा था प्रेम शुक्ला जी पूरे देश को उपदेश दे रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या क्या काम किसको कहाँ पर पूरे देश में करना चाहिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, बजाय इसके की सरकार है और लोगों जब आपके मैं उसी पे आ रहा हूँ लगातार। बीवी श्रीनिवास, चारू प्रज्ञा स्क्रीन पे हैं, रोहित चैल, सब एक साथ मिलके ऑनलाइन सबकी मदद करेंगे एक साथ आके। और मैं सही में कह रहा हूं, बीवी श्रीनिवास, चारू, कांग्रेस बीजेपी नहीं, ही इज डूइंग अ गुड वर्क। वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जब युवा नेता कर सकते हैं, उन्हीं पार्टियों के युवा नेता, तो इन पार्टियों के मुख्यमंत्री साथ में आके अपनी प्रजा, अपनी जनता की मदद क्यों नहीं कर सकते, जिन लोगों ने उन्हें जिता के बिठाया है? संजय गुप्ता जी बताइए, फिर मैं जा रहा हूं चारू के पास। जी नहीं, करना ही चाहिए। कांग्रेस से सवाल जवाब करना ही चाहिए। मैं एक बात आपसे वही कह रहा हूं, करना चाहिए मगर जब कांग्रेस के लोग या कोई संगठन के लोग, किसी भी संगठन के लोग इस देश के अंदर आगे आके जब ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो माफ कीजिएगा, इस समय पे जो हमारी निष्फल और निष्क्रिय सरकार है वो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करती है। अगर कोई लोग अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। और जो बात करना चाहते हैं केंद्र के लोग या जो बहुत सत्तारूढ़ पार्टी के जो लोग हैं जिनका अधिकांश शासन है, वो इस बात को समझने की बजाय अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए मैं 2-3 प्रश्न पूछ रहा हूँ, छोटे-छोटे। संजय जी, मैं छोटे-छोटे 2-3 प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ 9,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात क्या राज्यों की सरकारों ने किया? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको 1.5 लाख वैक्सीन के जो टीके थे, पूरी लिस्ट में देती हूँ कहाँ से कितनी आ रही है और कहाँ जा रही है। पर पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ ऐश्वर्या, आज ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, सब लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे संजय जी काम की बात है, सुन लीजिए, शायद आपके भी काम आ जाए कहीं पर। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक लाइन के बाद कहते हैं अगर, और अगली लाइन के बाद कहते हैं लेकिन। सेना का प्रयोग करना चाहते हैं संजय जी सुन लीजिए, शायद आपके भी काम की बात निकल आए, मेरी बात सुन लीजिए। संजय जी, एक दूसरे के ऊपर बोलने से कहीं किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी। आज मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। चारू एक मिनट। मेजर जनरल जीनी बख्शी, मेरी यही दिक्कत है, ये राजनेता आपस में एक दूसरे के ऊपर बोलने में। संजय गुप्ता जी, चारू आपसे सवाल पूछने जवाब दे दीजिए। आप लोग ऑनलाइन सबकी मदद करते हैं, वो सुनना नहीं चाहते। संजय गुप्ता, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? संजय जी, संजय गुप्ता का ऑडियो बंद कर दीजिए, उन्हें शायद आवाज नहीं आ रही है। डायरेक्टर साहब, संजय गुप्ता का ऑडियो बंद, शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा। चारू आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मेरे को दूसरों के पास जाना। चारू बताइए, जब आप बीवी श्रीनिवास और बाकी सारे लोग बहुत जल्दी से साथ में आके आपको एक बात, एक ही व्यक्ति की कांग्रेस बीजेपी एसपी सब मदद करते हैं जब आपकी मदद करने की नीयत सही है। आज की तारीख में जब माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, हर शब्द उनके मुंह से निकलता है अगर, अगला शब्द निकलता है लेकिन। तो जब तक ये अगर और लेकिन की राजनीति होती रहेगी, सांसों के ऊपर सियासत होती रहेगी, तब तक देशवासियों की मदद नहीं हो पाएगी। दिल्ली वाले पहले तो ऑक्सीजन का कोटा रोज अपना बदल देते हैं, रोज नया कोटा बताते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद कोटा बदल देते हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो ये हाथ पे हाथ रख के बैठ के सोचते रहते हैं अभी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें। उन तक ऑक्सीजन आ भी जाती है तो किस अस्पताल में कब और कितनी पहुंचानी है उसका भी उनके पास प्लान नहीं है। तो मिलजुल कर काम हमको करना ही पड़ेगा अगर इस थर्ड वेव से हमको जूझना है और उसके परे निकल के आना है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना बहुत आवश्यक है। संजय गुप्ता जी जैसे नहीं कि अपना बोले चले जा रहे हैं, सामने वाला क्या कहना चाहते हैं वो सुनना नहीं चाहते। और दूसरी चीज, हमारे पास आज सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन। तो सब लोगों से ये विनती है, आप जाइए अपना अपना वैक्सीनेशन लगवाइए और उससे पहले प्लाज्मा डोनेट कर जाइए। कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं अवेलेबल नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। प्लाज्मा डोनेट करिए प्रेम शुक्ला जी, और मैं जा रहा हूँ फिर मेजर जनरल के पास। संजय जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संजय रिजर्व में रखी हुई संजय है, जी, आप अपनी पहले नंबर, आपने जवाब दिया और ना ही चारू ने जवाब दिया। देखिए आप दोनों ने बहुत स्मार्टली, मेजर जनरल मैं जा रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास, फिर मैं जाऊंगा, मैं मेजर जनरल के पास उसके बाद जाऊंगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी,
मैं देखता हूं कई नेता सारे पार्टियों के ऑनलाइन सबकी मदद करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूं आप लोग और आके मदद कीजिए, लेकिन जितनी प्रतिबद्धता से ये सब एक साथ ऑनलाइन आके एक को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सारे नेता बीजेपी का भी, आम आदमी पार्टी का भी, एसपी का भी, बीएसपी का भी, कांग्रेस का भी साथ आ जाए अगर ये सरकारें, तो क्या भारत की जनता को अस्पतालों के बाहर गाड़ियों में मरना पड़ेगा? क्या किसी मां को अपने बेटे या अपने बच्चे की, या फिर अपने बच्चे को अपने मां बाप की, बहुत अच्छा प्रश्न, मैं बता रहा हूं, लाशों को ढूंढना पड़ेगा? जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक प्रश्न है आपका ऐश्वर्य जी, इतने मानवतापूर्ण प्रश्न के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुद्दे की बात है, देखिए आप ये मानवता पर महामारी का युद्ध है, ये आप राजनीति करने के बहुत अवसर हैं, आएंगे। आप इस महामारी से निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए जिस तरह से भारत की जल थल नभ तीनों सेनाओं को एकीकृत करके समन्वित भाव से महामारी को हराने के लिए जिस तरह से प्रतिबद्ध है, हम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सामान्य मानव, हर किसी को एक होकर समन्वित भाव से एक दूसरे को मदद पहुंचाते हुए हम आपकी मदद के लिए, आप उस पता लगा कि 4 जन उसी में कालाबाजारी कर रहे हैं, 3 जन उसी में दलाली कर ले रहे, तो इस तरह के सारे भावों से को नष्ट करके राजनीतिक सीमाओं से, प्रांत की सीमाओं से, भाषा की सीमाओं से सिर्फ एक ही हमारा संबंध है, मानव है, भारत के नागरिक हैं, एक दूसरे के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस भाव से जो कार्य करना है वो महामारी को पराजित करेगा। एक दूसरे पर आप कीचड़ उछाल के क्या हासिल करने वाले हैं? लेकिन कुछ लोग कीचड़ उछालने को ही अपना दायित्व समझ रहे हैं और इस महामारी में कोरोना को हराने की बजाय राजनीतिक मृत्युंजय तिवारी जी, कुछ स्कोर मेजर जनरल अपने लिए और विंग कमांडर साहब, इस तरह के विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, सर आपने सभी राजनेताओं को सुना है। मैं चाहता हूं सिर्फ 30 सेकंड आप मृत्युंजय तिवारी को और सुन ले, फिर आप निष्कर्ष निकालिए। आप दोनों फौजी हैं, वरिष्ठ हैं, कि क्या आपको लगता है कि ये राजनेता साथ आएंगे कि नहीं? मृत्युंजय तिवारी बताइए, आप नेताजी बताइए, करेंगे काम कि सिर्फ सोशल नेटवर्क पे ही करिएगा? ऐश्वर्य जी, तिवारी जी, पूरा विपक्ष आपदा के समय पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ी रहती है, यही हमारी देश की खूबसूरती है। 130 करोड़ जनता भी एकजुट रहती है, लेकिन जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेवारी जवाबदेही होती है। हम ये जरूर पूछेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है विपक्ष की, पीएम केयर फंड में जो राशि आई उसका क्या उपयोग किया सरकार ने? कहां कोविड हॉस्पिटल बने? क्यों ऑक्सीजन की कमी है? क्यों नहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था हुई? दूसरी लहर आएगी सबको पता था, सरकार को भी पता था, तो हम सिर्फ ताली बजाने में रह गए, दीपक जलाने में रह गए, और इसकी तैयारी क्यों नहीं की? ये तो सरकार पर सवाल उठेंगे ना। हम तो विपक्ष खड़े हैं सरकार के साथ। मैं जा रहा हूं सरकार से कहा है जनरल जीडी बख्शी और विंग कमांडर के पास, और उसके बाद चालू करके आपके पास आ रहा हूं। इसका भी समय आएगा मृत्युंजय तिवारी जी, मेरी बात सुनिए। मृत्युंजय तिवारी जी, इसका भी समय आएगा, सवाल उठाइएगा और मैं आपको दूंगा पूरा आधा घंटा, वादा है मेरा। सवाल उठाइएगा जितना, लेकिन अभी समय नहीं है मेजर जनरल। मेजर जनरल, ये सही समय नहीं है, ये समय है साथ में काम करने का। मेजर जनरल तिवारी जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, जब किसी घर में आग लगती है तो उस वक्त प्राथमिकता दी जाती है पानी फेंककर आग को बुझाने की। ठीक है साहब, ये आग क्यों लगी, किसने लगाई, कब लगाई, कहां शॉर्ट सर्किट हुआ, किसने उसके फ्यूज को खरीदा, कहां से खरीदा, क्यों? अगर आप ऐसी बीन बेख में लग जाएंगे आपका घर जल के राख हो जाएगा। ठीक है साहब, जब ये एक नेशनल इमरजेंसी है, मैं कह रहा हूं ये इंटरनेशनल स्तर पे एक डिजास्टर है और हमको इस वक्त लोगों की जानें बचानी है। प्राथमिकता एक एक भारतीय जान कीमती है। गरीब से गरीब भारतीय भी बेचारा हो, वो हम उसको तड़फ कर मरने नहीं दे सकते। और जो भी प्रॉब्लम है, वी हैव टू क्रैक इट। इस वक्त बातों का नहीं है, जब ये खत्म हो जाएगा, हाँ आप जरूर कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज करिए, आप जरूर कोर्ट ऑफ इंक्वेस्ट करिए, जरूर करिए, ताकि आप अगली वेव के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएं।
आप अपने लेसन्स लर्न कीजिए। लेसन्स लर्न लड़ाई के बाद किए जाते हैं। लड़ाई के बीच में चै पै करके कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी करके टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। अभी टाइम यह है किसकी गलती थी, सेंटर की, स्टेट्स की, ये क्यों नहीं, पीएम केयर फंड का क्या है। देखिए साहब, पीएम केयर फंड से दिल्ली के लिए ही 200 करोड़ रुपए दिए गए थे टू सेट अप ऑक्सीजन प्लांट्स 8 अस्पतालों में। आप बताइए अभी तक क्यों नहीं सेटअप हुआ। आप कह रहे हैं पीएम केयर फंड, पैसे दिए तो जा रहे हैं, अब पूरे देश में एस्टैब्लिश हो रहा है। आपकी डीआरडीओ आगे आ रही है, वो वहां पे प्लांट्स एस्टैब्लिश कर रही है वॉर फुटिंग पे। आपको भी काम वॉर फुटिंग पे करना है। हमको देखिए साहब, अपनी जो है बेड कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए फौज लग रही है, पूरे देश में कोविड अस्पताल बना रही है और फौज से ज्यादा तेज शायद कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इसे फौज से मेरा मतलब सशस्त्र सेनाओं से। हमको जो ऑक्सीजन है, मैं ये कहना चाहूंगा, जो ऑक्सीजन है खत्म कर ले। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ऐसा है, जब इमरजेंसी आती है, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी हो, एक होता है इमीडिएट एक्शन, एक होता सब्सिक्वेंट एक्शन। अरे इमीडिएट एक्शन ये है कि अबे हमें स्थिति सुधारनी है और स्थिति को बचाना है, इसीलिए हमें सबको एकजुट होकर, मैंने नेशनल मेडिकल अथॉरिटी की बात करी, इसलिए बात करी कि इस समय सबसे ज्यादा इसकी कैपेसिटी आर्म फोर्सेस में है। इस समय आर्म फोर्सेस को टेक ओवर करना चाहिए, मतलब कि लीडरशिप देनी चाहिए। सारी मेडिकल अथॉरिटीज को इकट्ठा मिलके पूरे देश के एक साथ, सारे के सारे हेल्थ मिनिस्टर सब मिलके एक साथ काम करें अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीएमओ, ताकि इमीडिएट एक्शन दूर हो। सब्सिक्वेंट एक्शन आप जो मर्जी करते रहिए। देखिए प्रॉब्लम आई है हमारी, और इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। विंग कमांडर साहब रुकिएगा, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि एम्बुलेंस में लोग लाखों रुपया ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑर्डर पास किया है चारू प्रज्ञा, सुनिएगा इसको। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चारू प्रज्ञा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर पास किया है कि 10 किलोमीटर तक 100 रुपए पर एक्स्ट्रा किलोमीटर ही लिया जा सकता है। 1500 रुपए पर कॉल अप टू 10 किलोमीटर, 2000 रुपए पर कॉल, एंड आई रिपीट 2000 रुपए पर कॉल अप टू 10 किलोमीटर एंड 100 रुपीज एक्स्ट्रा। ये पेशेंट ट्रांसपोर्ट के लिए है और दूसरा बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 4000 रुपया अप टू 10 किलोमीटर। तो जो लाखों रुपए लिए जा रहे थे, लाखों रुपए, मैं बार बार बोल रहा हूं, लाखों रुपए लिए जा रहे थे चारू प्रज्ञा दिल्ली में, लाखों रुपया अब है। अगर पीटीए है तो 1500 रुपए, बीएलएस है तो 2000 रुपए और एएलएस है यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है तो 4000 रुपए से ज्यादा 10 किलोमीटर के आप नहीं ले सकते और 100 रुपए पर एक्स्ट्रा किलोमीटर ही फॉर 10 किलोमीटर आप लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। ये जनता के लिए बेहतर है, लेकिन ये पहले किया जाना चाहिए था। चारू प्रज्ञा, चारू और विवेक श्रीवास्तव बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आज इस निर्णय को लिया है, लेकिन ये ब्लैक मार्केटिंग केवल एम्बुलेंस में नहीं हो रही है। इस तरीके से पैसे लूटे जा रहे हैं अस्पतालों में, दवाइयों की दुकानों में, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, जहां ऑक्सीजन रिफिल होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस तरीके का निर्णय हर चीज पर ले लीजिए। और अभी जिस तरीके से डिबेट चल रहा था ऐश्वर्या, में एक बात और बोलना चाहूंगी। आज की तारीख में हमारा एक ही दुश्मन है, वो है कोरोना। और इस वक्त जो कोरोना पे वार नहीं, एक दूसरे पे वार कर रहा है, वो बहुत गलत कर रहा है। मुझे पता है अभी श्रीवास्तव जी कुछ बोलना चाहेंगे, मैं आपको याद दिला दूं श्रीवास्तव जी, आप मुझसे अपनी दुश्मनी कल भी निभा पाओगे। नहीं, वो ऑलरेडी बोल रहे हैं, उनका ऑडियो भी डाउन है। अगर हम आज कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे
तो बात ये है कि जो लोग विवेक जी जवाब दीजिए। उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव सुझाव देने के बजाय नीचे खींच रहे हैं, वो याद रखें कि जब हम सबका कल होगा तो राजनीति भी कल हो पाएगी। लेकिन अगर आज हम कोरोना से लड़ नहीं पाए तो हम किसी को कल नहीं मिल पाएगा। मुख्यमंत्री जी निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन कंप्लेन करने का फोरम क्या बनाए हैं मुख्यमंत्री जी? फोन नंबर दीजिए हमको एक, जहां पर हम फोन करके बोल सके कि एम्बुलेंस का ड्राइवर लूट रहा था किसी पेशेंट के परिवार को। तो रूल बनाना ठीक है ऐश्वर्या, लेकिन साथ ही साथ इस रूल को आप एस्टैब्लिश कैसे करेंगे उस चीज का भी ख्याल रखना जरूरी है। जब आप नोडल ऑफिसर्स बनाते हैं तो देखिए नोडल ऑफिसर्स फोन उठाएं। एक सेंट्रल हेल्पलाइन की जरूरत है दिल्ली के वासियों को, जहां पर फोन करके हम बता तो सके कि एम्बुलेंस का ड्राइवर हमसे 50,000 रुपए मांग रहा था या 1 लाख रुपए मांग रहा था। तो ये पहल अच्छी है मुख्यमंत्री जी, लेकिन खोखली है जब तक शिकायत करने का कोई मैकेनिज्म इसके साथ जोड़ नहीं दिया जाता। विंग कमांडर साहब, देखिए ऐसा है, अभी बात संजय गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव जी का ऑडियो खराब है, विवेक श्रीवास्तव जी का ऑडियो खराब है, दोबारा उनसे कनेक्ट कर रहा हूं। संजय गुप्ता बताइए इसमें गलत क्या है? संजय गुप्ता, मृत्युंजय तिवारी, जो अभी चारू प्रज्ञा ने कहा उसमें गलत क्या है? मुझे बस इतना बता दीजिए। विरोध करने के लिए विरोध का समय नहीं है ये बताइए गलत क्या है? सिर्फ गलत इतना है, सिर्फ गलत इतना है कि जब अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ काम करता है तो चारू जी को अच्छा नहीं लगता है, वो बताने लगती हैं कि फला आदमी काम कर रहा है, फला काम नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये भावना ये है कि पूरे देश को मिलके काम करना चाहिए, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी विपक्ष का यदि है तो उसको भी तारीफ करनी चाहिए, जोड़ना चाहिए। और मैं इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि एक हमारी IMA पूरे देश के अंदर बनानी चाहिए, उसके अंडर पूरे देश के मुख्यमंत्री, हमारी केंद्र की सरकारें ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग, हमारी दवाइयों के रेट और उस पर GST कम होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय। ऑक्सीजन पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है प्रेम शुक्ला जी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल RML में ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट शुरू हो गए। ये पेशेंट्स के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और राम मनोहर लोहिया यानी एम्स दिल्ली और RML दिल्ली अस्पताल दोनों में अपने निजी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले का है प्रेम शुक्ला जी। इसी तरह के काम हर एक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित अस्पतालों में होना चाहिए प्रेम शुक्ला जी। अभी एम्स और RML में हुआ है, सिर्फ हर एक अस्पताल में अपना ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट होना चाहिए अपना। ये बहुत अच्छी खबर है प्रेम शुक्ला जी। निश्चित नहीं, पीएम केयर फंड के माध्यम से पूरे देश में अस्पतालों के ऑक्सीजन नेटवर्क को संस्थापित करना और उसको सुचारू रूप से संचालित करना, ताकि दीर्घकालिक हमारा किसी प्रकार की जो मेडिकल इमरजेंसी है, आज एक जो ऑक्सीजन प्लांट लगेगा उसकी मिनिमम एज जो है वो 12 वर्षों की होगी। तो अगले 12 वर्षों तक इस प्राणवायु को अपने मरीजों में फूंकने की शक्ति जिस तरह से हासिल कर रहे हैं और जिस तीव्रता से कार्य हो रहा है, तो इन कार्य में जुटे हुए सारे वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, मजदूरों, अधिकारियों, सबका इस मामले में अभिनंदन किया जाना चाहिए। तीव्र गति से ये कार्य पूरे देश में इस तरह का नेटवर्क खड़ा हो, ताकि ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी नागरिक का प्राण इस देश में ना जाने पाए। आप संजय गुप्ता बोलिए और फिर मैं जा देश में उपदेश संजय गुप्ता बोलिए फिर मैं सवा साल से ये चल रहा है, सवा साल से कोरोना का प्रकोप है। मैं जानना चाहता हूं कि आज आप ये ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, सवा साल से कहां सो रहे थे? और सवा साल पहले आपने ये स्थिति अगर सेना के हवाले कर दी होती तो आज ये हालात ना होते। सेना ही हमेशा इस देश के अंदर आखिरी उम्मीद होती है। मैं तो कहूंगा कि सेना को अभी भी अगर समय रहते अगर आप सौंप दें, हमें पता है कि सरकार के बस की काम नहीं है, हम चाहते हैं सेना को आगे आना चाहिए और देश को अगर बचाना है, देश के नागरिकों को बचाना है। सेना का सदुपयोग, संजय गुप्ता जो है वाहियात सेना ही से उम्मीद है और वाहियात बातों के कोई उत्तर नहीं होते हैं। हमको लोगों के प्राणवायु को देना है। पप्पू पार्टी के पिशाचिक प्रश्नों का उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। पप्पू पार्टी जो है, जो इस आपत्ति काल में, आपदा के काल में योद्धाओं के साथ खड़े होकर उनका साहस बढ़ाने की बजाय उनको भयभीत करने का दुष्कर्म रचते हैं। ये चीन के जो चंपू है, ये चीन के चंपुओं को हत्या की जा चुकी
आप है। मगरमच्छियां चीन के चंपुओं की इस देश के आपको देख रहा है। मेजर जनरल जी बख्शी, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, चारू प्रज्ञा, संजय गुप्ता जी, एक मिनट, चलो जवाब चारू प्रज्ञा, एक मिनट, मैं जा रहा हूं मेजर जनरल जी बख्शी के पास। एक मिनट, मेजर जनरल साहब, दिस इज द रियलिटी सर, दैट भारत के हर एक अस्पताल में, एवरी हॉस्पिटल के पास अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होना चाहिए सर। एयरफोर्स ने फ्रांस से, जर्मनी से, सिंगापुर से कई पोर्टेबल ऑटोमेटेड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इंपोर्ट किए हैं सर, लेकिन वो काफी नहीं है, हमको और करने पड़ेंगे और लगातार करने पड़ेंगे। जीडी बख्शी साहब। बिल्कुल, देखिए साहब, पहले जो है अपनी ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको समझिए। ज्यादातर आपके जो स्टील प्लांट्स हैं जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो भारत के ईस्ट में है। अभी रिक्वायरमेंट्स आ रही है दिल्ली में और साउथ में और बाकी सब खासकर इन स्टेट्स में आ रही है। दिल्ली में जैसे अपने ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट अभी तक कोई नहीं थे, इसी के लिए कहा गया था, पीएम केयर फंड से पैसे दिए गए थे कि जो है हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, मेजर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट हो। जरा एक मिनट। और दूसरी चीज जो है, देखिए साहब, आप सिवाय चिल्लाने के आपने कभी कुछ किया है? कोई कंस्ट्रक्टिव काम दूसरे के बीच में प्रधानमंत्री जो है डिस्टर्ब करते रहते हैं। और जहाँ तक सवाल है ना आपके, आप चीन के पीछे लग आप भूल गए आपके नेता ने क्या बोला है? तेज प्रताप जी ने अभी बोला कि वैक्सीनेशन तो बेकार है। आपका लोकल स्टैंड है क्या है यहाँ पर? और मोदी नहीं है तो कोई प्लीज बोलिए। प्रधानमंत्री चारू प्लीज वेट, मेजर जनरल साहब बोल रहे हैं, करने जा रहा हूँ प्लीज, क्योंकि ये कम्युनिस्ट चिल्ला रहा है। प्लीज, मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ। देखिए, ये वुहान वायरस चीन में खड़ी हुई थी, चीन में म्यूटेशन क्यों नहीं हुई? भारतवर्ष में और यूके और यूरोप इत्यादि में ही क्यों हुई है? वो देश जिनका चीन से वैमनस्य है। क्या हमको ये भी सोचना है? हमको ये भी सोचना है कि केवल भारतवर्ष में, यूके में, यूरोप में यही क्यों हो रही है सेकंड थर्ड म्यूटेशन? चीन में जहां ये सब टंटा शुरू हुआ वहां म्यूटेशन क्यों नहीं हुई? अगर साउथ एशिया में म्यूटेशन हुई तो केवल भारत में क्यों है? पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई? बांग्लादेश में क्यों नहीं हुई? अरे साहब, हमको इसका बायोलॉजिकल वॉरफेयर एंगल भी चेक करना होगा। और शी जिनपिंग जैसे गद्दार इस वक्त देश की सेवा करने के बजाय, एकजुट होकर काम करने के बजाय केवल अड़ंगे लगाने साबोटाज में लगे। साबोटाज मारे गए क्योंकि इसको भी हमको ध्यान देना होगा। चाइना मैं पूछता हूँ, दुनिया चारू प्रज्ञा जवाब दे रहे हो, फिर मैं जा रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। चारू नहीं है तो चाइना देखिए, कम्युनिस्ट लोगों को तो बोलने का हक इसीलिए नहीं है क्योंकि आज सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया इस आपत्ति में आप लोग और आपके नेताओं की वजह से है। तो श्रीवास्तव जी, आप पहले जाकर चेक करिए कि चाइना ने क्या किया है हम सबके साथ। और जहां तक तिवारी जी की बात है, तिवारी जी, मैं आपको याद दिला दूं, आपके अपने नेता तेज प्रताप जी वैक्सीनेशन पे भरोसा नहीं रखते। अरे आप जाइए अपने नेताजी से फोन पर बात करिए और कहिए एक हथियार है हमारे पास, और आप उसके बारे में भी भ्रम फैला रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या, प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की जरूरत है हमको। एक तरफ तेज प्रताप जी बोलते हैं वैक्सीनेशन बेकार है, दूसरी तरफ विवेक श्रीवास्तव जी जैसे लोग आज भी चाइना की तारीफ कर रहे हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। तो समय आज ये है, हम ये देखें कि हमारे जो लीडर हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे ज्यादा काबिल इंसान इस देश को आगे ले जाने के लिए नहीं है। और जो लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि परमानेंट आर्मी होनी चाहिए, भारत के अंदर मिलिट्री रूल नहीं है साहब, ये पाकिस्तान नहीं है। भारत का डेमोक्रेसी इतना स्ट्रांग है कि जब डेमोक्रेसी, जब सरकार आवाज देती है तब आर्मी आती है लोगों की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर आप उल्टी कहानी मत सुनाइए जनता को, आप अभी भी उल्टी कहानी सुना रहे हैं। आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे श्रीवास्तव जी। देखिए, चिल्लम चिल्ली का समय नहीं है,
ये चिल्लम चिल्ली का समय नहीं है। मैं आपसे एक स्पष्ट सवाल पूछती हूँ, आपने खुद ने क्या किया? आप एक अच्छा काम नहीं कर पाए, कोई वैक्सीनेशन को भी बुरा बोल रहे हैं आप, तो उसकी भी निंदा नहीं कर पाते हैं। आप कम से कम ये तो बोलिए, आइए आगे आइए, वैक्सीनेशन लगवाइए। और ये जो बार बार कंप्लीट मिलिट्री रूल की बात हो रही है, माफी चाहती हूँ, बहुत ही आदर के साथ मैं और यहाँ बैठ करके फिलॉसफी मार रहे हो। बिना ऑक्सीजन के सड़क पे लोग मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए लिए लोग घूम रहे हैं, अस्पतालों में सप्लाई नहीं है, और यहाँ बकवास की फिलॉसफी चल रही है। 1 साल से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और जो था उसको आपने घोड़े को पानी तक तो ले जाओगे, उसको पानी कैसे पिलाओगे? और आपके जैसे घोड़े को तो पानी तक ले जाके अगर मुंह पानी को गटक में प्रेम शुक्ला विवेक श्रीवास्तव, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला विवेक श्रीवास्तव। देखिए प्रेम शुक्ला जी, ईश्वर जी, ऐसा है वुहान से जो वायरस निकला है ना, वुहान से एक ही तरह का वायरस नहीं निकला है। वुहान से एक कोरोना वायरस है और दूसरा कम्युनिस्ट वायरस है। कोरोना का जो कोरोना वायरस है, उसका जो म्यूटेंट है, उस म्यूटेंट से भारत की मानवता लड़ रही है। और दूसरी तरफ ये जो वैचारिक म्यूटेंट है वो भी हिंसा ही करता है। कम्युनिज्म का जो वैचारिक म्यूटेंट है, ये भी इस देश के लिए खतरा ही है। इस देश को क्षति पहुंचाने का ही काम किया है और सैबोटेजिंग करने का काम। भारत जब कोरोना से लड़ रहा है तो चीन के लिए चंपू परेशान है। इतना कह रहा हूँ, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, इनकी बड़ी मैं आज से नहीं, मैं जब से ये बहस कर रहा हूँ, जब से ये दूसरी लहर आई है सर, और अब जब खबर आ गई है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी सर, वेदर इन हिंदी, चाहे मैं रिपब्लिक भारत पे हूं या हम इंग्लिश में कर रहे हो, मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं, जब ये दूसरी लहर आई तब से कह रहा हूं कि हमारे राजनेता साथ आ जाएं। आज आम आदमी पार्टी के नहीं है, सबसे यही निवेदन करता हूं रोज, इस उम्मीद में कि हो जाएंगे। लेकिन अब जब ये खबर आई है विंग कमांडर की, तो थर्ड लेयर आएगी, तीसरी तो हमें परेशान होने से नहीं होगा, इससे निपटना पड़ेगा। इससे निपटने के लिए अगर हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी बाहर आके मदद कर सकती है, तो ये लोग तो मुझे अभी भी नहीं लग रहे। आप जरा देखिए विवेक श्रीवास्तव को, दूसरे हैं उनके नेता कहते हैं कि वैक्सीनेशन मत लगवाओ। तो ये भारत के राजनेताओं को हो क्या रहा है, अपने अपने प्रदेशों को ये क्या समझने लगे, कूप बंदूक हो गए, कुएं के मेंढक हो गए अगर स्टेट लीडर्स। मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से पूछा है मैंने, ये बिल्कुल ये विपदा जो है वो इसलिए है कि ये सारे के सारे नासमझी के कारण हैं। हमारे इतने नासमझ लोग बैठ गए हैं कि अब अगर आप फौज को बुलाना भी चाहोगे तो वो किस तरीके से फौज काम ना कर पाए। वो ये नहीं चाहेगी कि फौज कुछ चीज हासिल कर पाए, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एम खत्म हो जाएगा जब तो इसीलिए आपको आर्मी को अथॉरिटी देनी पड़ेगी, नेशनल अथॉरिटी देनी पड़ेगी। और जब तक ये अथॉरिटी एक किस्म से ऑन द पेपर नहीं, ऑन द ग्राउंड होनी चाहिए, तब तक होगा। चाहे अगर आपको लोगों मेजर जनरल जीनी बख्शी लास्ट 30 सेकंड सर, मेजर जनरल जीनी बख्शी लास्ट 30 सेकंड सर, मेजर जनरल लास्ट 30 सेकंड सर। देखिए साहब, थोड़ा ब्रीफ प्लीज जी। जो है श्रीवास्तव साहब चीन के पिछलग्गू चिल्ला रहे थे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सीधा एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो वायरस वुहान में उदय हुई, क्यों वो म्यूटेशन चीन में नहीं हुआ है? सोचने की बात है। क्यों म्यूटेशन केवल भारतवर्ष, यूके, यूरोप और ऐसी जगह में हुआ है जिनका चीन से वैर या वैमनस्य है? क्योंकि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर भारत के खिलाफ किया जा रहा है। हमने एक वेव से मुकाबला किया, दूसरे से कर रहे हैं, अब तीसरे के प्लान यहाँ बन रहे। देखिए जो मेजर जनरल जीनी बख्शी कह रहे हैं सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इस समय आपस में लड़ने का समय नहीं है चारू। मैं इसलिए वो सवाल जो चारू आपने भी जवाब नहीं दिया और मृत्युंजय तिवारी तो देंगे नहीं, संजय गुप्ता मुझे आपसे उम्मीद थी, क्योंकि आपके जो युवा विंग है बीवी श्रीनिवास वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, देख के लगता है हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन चारू सवाल सिर्फ ये है, जब बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सबके युवा नेता ऑनलाइन आकर लोगों की मदद कर सकते हैं, तो इनके प्रदेशों के बड़े बड़े नेता क्यों अपने ही प्रदेश की जनता की मदद नहीं कर सकते? यह सवाल है जिसका जवाब हर एक पार्टी के बड़े नेता को देना पड़ेगा।
ये राज्यों के ऊपर एक राज्य दूसरे पे डाले, ये एक राज्य दूसरे पे नहीं, आप एक परिवार जो जान खो रहा है ना उससे पूछिए। इसीलिए आज पूछता है भारत पे इतना ही। मेरी उम्मीद है कि आप सब साथ में काम करेंगे। कहीं मजा आएगा, वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।